हाय लबासा टीमर्स, आज तारीख है 21 मई 2020। चलिए देख लेते हैं आज हमें कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। आर्टिकल के डिस्कशन से पहले हम देखेंगे क्या कि कार्टून यहाँ पर क्या चीज़ एक्सप्लेन करता है। कार्टून यहाँ पर बात क्या करता है कि हमारे हैं प्राइम मिनिस्टर ने इतने स्टेप्स लिए हैं, स्टिल इनके एडवाइजर क्या कहते हैं कि जो माइग्रेंट वर्कर हैं वो बिल्कुल कंटिन्यू हैं। वो अपने तरीके से जिसको जो मिल रहा है, अगर वो पैदल जा सकता है तो पैदल जा रहा है, और अगर वो बाई कार जा सकता है तो बाई कार जा रहा है। मीन जैसे मर्जी ट्रक से, बस से, ट्रैक्टर पे जैसे भी जा सकता है, लोग अपने घरों की ओर मूव कर रहे हैं। मीन प्राइम मिनिस्टर के जितने भी स्टेप हैं वो अप्रोप्रिएट नहीं है। इस पूरे कार्टून में यही दिखाया जा रहा। चलिए आज की डेट पे हमारे पास जो पहला आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए, ये कंपेयर करते हैं इंडिया और चाइना का, कि इंडिया और चाइना ने कोविड-19 को किस तरह से डील किया हुआ है। ये राइटर पूरी तरह से तारीफ करेंगे पहले चाइना की, फिर इंडिया के अगेंस्ट में कुछ बातें बोलेंगे कि इंडिया को और क्या क्या करना चाहिए था। राइटर कहते क्या है कि चाइना में सबसे पहले पैंडेमिक, मीन चाइना पूरी तरह से एपी सेंटर बन चुका था, बट स्टिल उन्होंने इसे इतनी जल्दी से रिकवर किया है जस्ट बिकॉज ऑफ वॉट, कि उन्होंने स्टेप्स को बहुत बहुत ही प्रिसाइसली कवर किया है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो गया, टेस्टिंग हो गया, और वो सेल्फ रिलायंट थे। मीन उन्हें कोई भी टेस्टिंग किट उन्हें बाहर से नहीं खरीदना था, वो खुद ही चीज़ों को मैन्युफैक्चर करते थे। और फिर सेकंड थिंग बात क्या करते हैं कि जो जो इनका इकोनॉमिक इम्पैक्ट रहता है चाइना में, कह रहे हैं वो बहुत जल्दी से रिवाइव इसलिए हो सकता है क्योंकि चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है, चाइना एक्सपोर्ट करता है, चाइना सप्लाई करता है। चूंकि सप्लाई चेन चाइना के पास है और चाइना ही पूरी कंट्री अदर कंट्रीज़ को सप्लाई करता है, तो इसकी वजह से उनके इकोनॉमी के रिवाइव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और अगर डिस्कवरी की बात करें, चाहे वैक्सीन हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो मास्क हो, और चाहे एनी अदर फैसिलिटीज़ हो, तो वो चाइना बहुत ही बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चर करता है। और जो उसकी डिप्लोमेसी होती है नेबरिंग कंट्रीज़ की टूवर्ड्स, वो काफ़ी हेल्पिंग इन नेचर का है। ठीक, फिर कहते हैं कि इंडिया ने जो पैकेज अभी अनाउंस किया है अपने लिए, यूजुअली कहते क्या है, बोल तो रहे हैं कि भाई ये 10% है उनकी जीडीपी का, लेकिन इनके कैलकुलेशन में बात क्या करते हैं, राइटर के कैलकुलेशन में क्या है, ये 10% नहीं है, ये केवल 2% है। केवल 2% ऑफ द जीडीपी इंडिया ने अपने हेल्थ सेक्टर पर खर्च किया हुआ है। कोरोना वायरस का इतना इतना भयंकर प्रभाव है, पूरी इंडस्ट्रीज प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रही हैं, लेकिन इंडिया के पास वेल प्लान नहीं है। जिस 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 प्रकार से चाइना के पास क्या थे, हॉटस्पॉट जोन थे, और वहाँ पर डिफरेंट जोन में उन्होंने डिवाइड करके और हर हॉस्पिटल में एक वायरोलॉजी का एक पूरा सेंटर और पूरा एक डिपार्टमेंट बना लिया था। लेकिन इंडिया ने ऐसा भी कुछ किया नहीं है, और जो भी एक्सपेंडिचर इंडिया कर भी रहा है, कह रहे वो केवल लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए कर रहा है। मीन कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए जो स्टेप्स लेने चाहिए, इंडिया ने अभी तक वो किया नहीं है। फिर चाइना के मूव की अगर और आगे की अगर तारीफ करेंगे तो बोलेंगे क्या कि चाइना ने किया क्या है कि चीज़ों को कैलिब्रेट कर दिया है। मीन उनके जितने भी स्टेप्स थे वो काफ़ी प्रिसाइसली और काफ़ी इफेक्टिव तरीके से रखे गए हैं, चाहे वो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक। कह रहे हैं सबसे पहले तो कोरोना वायरस चाइना में ही फैला, अगर चाइना की लैब में भी अगर ये निकला था, तो चाइना की लैब से निकलने के बावजूद स्टिल आज वो इस पूरी सिचुएशन से बाहर है। इंडिया के पास नंबर ऑफ केसेस क्या है, ज़्यादा हैं चाइना से भी, जो कि नेबरिंग कंट्रीज थी। ठीक है, तो कहते हैं कि चाइना ने, ठीक है, एक बार एपी सेंटर जरूर था, बट उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसे रिकवर किया है। फिर कहते हैं क्या है, राइटर कहते हैं कि चाइना ने एक पूरा स्टैंडर्ड डेवलप किया है। क्या कि एक पूरा स्टैंडर्ड की हॉस्पिटल का क्या स्टैंडर्ड होगा, वैक्सीन डेवलपमेंट का क्या, मेडिसिन का क्या होगा, इवन मास्क का वहाँ पे थ्री लेयर का सिस्टम है। इंडिया में क्या है कि कोई भी कुछ भी पहन ले रहा है, कोई पहन रहा है, कोई नहीं भी पहन रहा है। लेकिन चाइना में क्या है कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट लॉ है कि अगर कहीं पर कोविड-19 का केस, अगर एक भी केस देखने को मिल जाता है, तो प्रॉपर तरीके से ट्रेसिंग होती है, उन्हें क्वारंटाइन में रखा जाता है, और 3 लेयर के मास्क का, जिसे N95 मास्क भी कहते हैं, कह रहे चाइना वो प्रयोग करता है। तो वो अगर स्टैंडर्ड्स की बात करें तो इंडिया और चाइना में ये मेजर डिफरेंसेस हैं। फिर राइटर यहाँ पे सजेस्ट भी करते हैं इंडिया को, कहते हैं कि जिस प्रकार से नेबरिंग कंट्रीज ने 82,000 से नंबर ऑफ केसेस को बढ़ने नहीं दिया, एक केस 2 केस से ज़्यादा बढ़ नहीं रहा, और उनकी केवल एक ही सिटी में ये वाला केस बढ़ा था। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो नंबर ऑफ केसेस हुए क्या हैं कि केवल एक सिटी में, बल्कि ऑल ओवर इंडिया में कोई भी ऐसा स्टेट नहीं बचा जहां पर नंबर ऑफ केसेस हुए ना हो, इवन बराबर लगातार बढ़ ही रहे हैं। ठीक, तो इंडिया को चाइना से सीखना चाहिए। इस प्रकार का राइटर का मूव ये है। और राइटर कहते क्या है, इंडिया को वेल प्लान तरीके से जो भी फर्दर का पैकेज हो, जो भी फर्दर की प्लानिंग हो, वो इस तरीके से करनी चाहिए। फिर हमारे पास जो वो है सेकंड आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए, वो डिफेंस के रिगार्डिंग है। कि अभी भी इससे पहले रिसेंट में न्यूज़ क्या आया हुआ था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, नरेंद्र मोदी ने क्या बोला कि भारत आत्मनिर्भर बनेगा। आत्मनिर्भर बनने का मतलब क्या हुआ कि हम बाहर से कोई भी एक्सपोर्ट की हुई चीज़ों को
सॉरी इंपोर्ट की हुई चीज़ों को हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक, जब इंडिया किसी भी इंपोर्ट की हुई चीज़ों को यूज़ नहीं करेगा तो इंडिया के डिफेंस सेक्टर का क्या हाल होगा, इस पूरे आर्टिकल में राइटर इसी पर बात करेंगे। राइटर आगे क्या कहते हैं, राइटर कहते हैं इंडिया का डिफेंस का जितना भी इंपोर्ट है, मीन इंडिया करता क्या है कि अभी तक सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करने वाला कंट्री है। इंडिया ने डिफेंस में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करने वाला कंट्री था 2017 तक। लेकिन इंडिया 2017 तक क्या था कि जो जितने भी डिफेंस के इक्विपमेंट हुआ करते थे, जितने भी हथियार हुआ करते थे, उसमें सबसे ज़्यादा इंपोर्ट लेवल इंडिया का रहा करता था। लेकिन 2 साल से हुआ क्या है कि इंडिया, जो कि पूरी दुनिया का 12% का हिस्सा वो वहाँ से परचेज किया करता था, मीन बाहर से खरीदा करता था, अभी राइट नाउ क्या है कि सऊदी अरेबिया सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है। जितने भी डिफेंस के इक्विपमेंट होते हैं, जितने भी हथियार होते हैं, इस समय सऊदी अरेबिया सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है। अगर परसेंटेज की बात करें तो इंडिया का जो प्रेजेंट में परसेंटेज है वो 8% है। मतलब मीन पूरी दुनिया में जितना भी इंपोर्ट होता है उसका सप्लाई का, मीन हथियारों का, उसमें इंडिया का शेयर 8% है। जबकि 2 साल पहले तक क्या था कि वो 12% था। ठीक है, तो 12% से 8% पर लेकर के आए हैं। लेकिन स्टिल अब यहाँ पे राइडर कहते क्या है कि अभी जो आत्मनिर्भर बनने का आपने प्लान बनाया हुआ है कि हमारे पास जितनी भी मशीनरीज हैं, कह रहे हैं उसके अगर स्पेयर पार्ट की बात करें तो वो कहाँ से लेकर के आएंगे। कह रहे वो इंडिया में तो मैन्युफैक्चर होते नहीं है, बट स्टिल आज हम डिपेंड कहाँ पर हैं, आज हम या तो रशिया पर डिपेंड है, या इसराइल पर, या अमेरिका पर, क्योंकि उन्होंने ही ज़्यादातर हथियार या फिर जितने भी एयरक्राफ्ट हैं उन्होंने ही हमें दिए हैं। तो उनके स्पेयर पार्ट्स इंडिया में बनते नहीं हैं। तो अगर इंडिया को आत्मनिर्भर बनना है तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को और भी ज़्यादा बूस्ट देना पड़ेगा। फिर राइटर कहते क्या है कि इंडिया ने इनिशिएटिव तो बहुत अच्छा लिया है, ठीक है, स्पेयर पार्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने का काम और इवन लाइसेंस लेने का काम, इवन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मीन वो टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने का प्लान, इंडिया ने प्लान तो बहुत अच्छा किया। इंडिया ने $4 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट भी किया है ताकि उनका जो डिफेंस का जो भी प्रोसीजर है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग है, वो केवल इंडिया में हो जाए। लेकिन राइटर यहाँ पर एक बात और बताते हैं, कहते हैं कि 2 साल हो गए लेकिन इंडिया ने किया क्या है कि अभी वो इनिशियल फेज में है। इंडिया का जितना भी काम है वो भी इनिशियल फेज में है, अभी वो फर्दर इस लेवल पर नहीं जा सका है कि हम अपने जो जब भी डिफेंस की क्राइसिस आएगी, जब भी कोई इकोनॉमी की क्राइसिस आएगी या डिफेंस की क्राइसिस आएगी, तो वो उस लेवल पर जा करके उसे मैन्युफैक्चर कर सकें। ठीक है, तो इसमें इसी की बात करते हैं। कहते हैं इंडिया को करना क्या चाहिए कि पहली बात अपनी डीआरडीओ, अपने यहाँ बने हुए हथियारों का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर हम कोई हथियार या कोई भी एयरक्राफ्ट अगर हम बाहर से खरीदते भी हैं तो उनका टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करके उनसे लाइसेंस लेना चाहिए कि हम उसे इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे, और टेक्नोलॉजी को इसरो को और डीआरडीओ को ट्रांसफ़र करके उनको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बोलना चाहिए। इससे होगा क्या कि हमारा डॉलर भी बाहर नहीं जाएगा और इंडिया में करीब 15,000 की जॉब तो सीधा केवल इस डिफेंस सेक्टर में डेवलप करने से, मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप करने से बन जाएगी। ठीक, तो ये वाला भी आर्टिकल हमारा डिस्कस हो गया। हमारे पास जो नेक्स्ट आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए वो डॉक्टर्स की और जो नर्सेस हैं उनके सेफ्टी की कंसर्न की बात करते हैं। राइटर कहते क्या हैं, कहते हैं कि जो हमारे फ्रंट लाइन फाइटर हैं कोविड-19 से, कह रहे हैं जिन्हें फेस करना पड़ता है सीधे कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पर्सन को, वो उनकी रेस्पेक्ट भी करते हैं। और वो कहते क्या है कि उनके सेफ्टी कंसर्न इवन 50 लाख रुपीज़ का जो पैकेज अनाउंस किया गया है कि अगर कोई फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर अगर इस पूरी क्राइसिस के दौरान अगर वो मर जाता है तो उसे 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। कह रहे हैं ये ठीक है, बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन अभी जो आपने जितने भी पर्क्स वगैरह का इस अनाउंसमेंट किया है ये 20 लाख करोड़ रुपीज़ का, तो कह रहे इसमें उनका शेयर बहुत कम है कि आपने उनके लिए विशेष कुछ नहीं किया है कि इस प्रकार की क्राइसिस अगर फर्दर आती है तो आप इसमें कोई विशेष सुधार लेकर के नहीं आ रहे हो, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर आप नहीं कर रहे हो। ठीक है, राइटर इसी पर बात करेंगे। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट ये वाला आर्टिकल उतना रेलेवेंट नहीं है क्योंकि फॉरेन कंट्री की थोड़ी सी इंटरनल पॉलिटिक्स को डिस्कस किया जा रहा है, सो हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे। हमारे पास जो नेक्स्ट आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए, यहाँ पर किस प्रकार से इंडिया ने अपने हेल्थ केयर सिस्टम को बूस्ट किया है, ठीक, ये उसी की बात करेंगे। और कहते क्या हैं कि हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है अगर उसके बूस्टिंग के लिए कह रहे हम आज करके आ रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरोक्विनाइन हो गया, मास्क हो गया और टेस्टिंग किट हो गया। कह रहे हैं ज़्यादातर हमारा जो एक्सपेंडिचर है करीब हमने 3 लाख करोड़ रुपीज़ हम इस हेल्थ केयर सेक्टर को दे रहे हैं, लेकिन इस 3 लाख करोड़ रुपीज़ में ज़्यादातर या तो मेडिसिन है या तो टेस्टिंग किट है। लेकिन अगर हम टेम्परेरी हॉस्पिटल की बात करें और नए हॉस्पिटल में एक नए डिपार्टमेंट बनाने की बात करें तो कहें ऐसा कुछ इंडिया ने अभी तक किया नहीं है। ठीक, होना क्या चाहिए कि फर्दर
आज हम जो पैसा खर्च करें वो आगे आने वाले समय में कोरोना वायरस जैसे और भी बीमारी तो आ सकती हैं। ऐसा तो है नहीं कि ये पूरा सीक्वेंस का अंत हो गया। कह रहे इससे पहले भी मिडिल ईस्ट में और ये सारस कोविड-19 का ये सेकेंड पार्ट है, इससे पहले भी एक पार्ट आ चुका है। ठीक है, तो जब इतने एक सीक्वेंस में बीमारियों का अगर आना है तो हमें जो हमारा एक्सपेंडिचर होना चाहिए, जो हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, वो हर हॉस्पिटल में एक वायरोलॉजी का डिपार्टमेंट होना ही चाहिए, जहां पर लोगों को आइसोलेट करके, जहां पर इस प्रकार के रिसर्च की एनालिसिस होती रहे। लेकिन इंडिया ने जितना भी एक्सपेंडिचर किया है वो या तो अभी करंट में जो भी सिनारियो है मेन टेस्टिंग किट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, या मास्क को, या हेल्थ के इक्विपमेंट को डेवलप करने के लिए किया है। ठीक, तो इंडिया को कुछ पैसे ऐसी जगह पर भी खर्च करना चाहिए जो फर्दर आज तो काम आई है हमारे, लेकिन फर्दर इन फ्यूचर भी वो हमारे काम में आ जाए। ठीक, तो ये उसी की बात करेंगे और कहते हैं क्या है कि जो भी हम एक्सपेंडिचर करेंगे वो हमारे कॉस्ट ऑफ डिजीज में इंक्लूडेड हो जाएगा। किस में इंक्लूड हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ डिजीज में। अब फिर कहते क्या है कि ठीक है, जो भी हम एक्सपेंडिचर यहाँ पर कर रहे हैं उसका और फ्यूचर के बीमारी से बहुत गहरा रिलेशन है, क्योंकि आज हमें लग सकता है कि हमारा एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है या हमने बहुत ज़्यादा कैपिटल में एक्सपेंस कर दिया है, लेकिन एक बात याद रखनी होगी कि अगर कुछ वर्षों के पश्चात अगर इस प्रकार के कोरोना वायरस के इन्फेक्टेड अगर हमें देखने को मिलते हैं, तो जिस प्रकार से वेनेजुएला ने, जिस प्रकार से वियतनाम ने इस कोविड-19 को डील किया है, क्योंकि उनके पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था। अगर हम इंडिया के साउथर्न रीजन की बात करें तो उनका जिस प्रकार का हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, करें वो नॉर्थर्न इंडिया में नहीं है। करें इंडिया को इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए और अपने इन 3 लाख करोड़ रुपीज़ को इसी प्रकार से इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए कि फर्दर इस प्रकार की कोविड-19 जैसे अगर बीमारी आए तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर खुद से ही उसे कर्टन कर सके, हमें उसके लिए अलग से करने की ज़रूरत ना पड़े। तो आज के डेट पे हमारे पास जितने भी आर्टिकल थे डिस्कस करने के लिए, ऑलमोस्ट सारे आर्टिकल डिस्कस हो गए हैं। जो डिस्कस नहीं किया वो इंपॉर्टेंट भी नहीं था, राइट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।